Welcome all the young blood to today's career guidance program, that too in the defense forces. I was told that around 80% the young blood will be attending, and remaining the parents and the teachers might have joined us. So I would say career selection is a very important task. In fact, it is the time after 10th and 12th you have to decide a career जिसमें आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी, बकिया ज़िंदगी का सफ़र उसी करियर के साथ में जुड़ना चाहिए। ऐसा करना ये बड़ी क्रूशल एज होती है। इनफैक्ट 15 से लेके 25 साल की उम्र, इट्स अ वेरी क्रूशल एज जहाँ पे आपको अपने करियर का सिलेक्शन करना है और ये देखना है कि आप उस करियर में सक्सेस भी हासिल करते हैं। ये इस सिलसिले में ज़रा सा मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दूँ, बिकॉज डिफेंस सर्विसेज इज़ नॉट ए करियर कि वेरी ऑफन यू कैन चेंज इट। आफ्टर ज्वाइनिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लीव बिकॉज देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर फॉर लीविंग इट। यू कैन नॉट जस्ट रिज़ाइन एंड वॉक आउट। तो डिफेंस में ज्वाइन करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप किस किस्म के करियर में आप बनाना चाहते हैं और आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। और जनरली होता यह है कि ये यंग जनरेशन्स को अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरीके से करियर का सिलेक्शन करें। तो ब्रीफली आई जस्ट टेल यू कि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट के बेस पे अपना करियर सेलेक्ट करें, कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, उस प्रोफेशन को आप अपनाएं, उस रास्ते में आप आगे जाएं तो आपका करियर अच्छा बनेगा। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो अक्सर व बेशतर चेंज होते जाते हैं कि आज ये है इंटरेस्ट, कल कुछ दूसरा हो गया और फिर तीसरा कुछ और हो गया। दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं कि उसमें स्कोप कितना है, तरक्की कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी कह लीजिए, या मतलब ये कि कितनी आप तरक्की कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैं ये कहूँगा कि स्कोप इसमें हर प्रोफेशन बेपनाह स्कोप है। बस ये साबित करने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यानी जिस चीज़ में जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं अगर आपने उनको डेवलप कर लिया है तो उस चीज़ में अगर आप प्रोफेशन के तरीके से अख्तियार करेंगे तो यकीनन आप जो है कामयाब हो जाएंगे और आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ ये होती है कि या तो फिर वालिदैन के कहने पे या दोस्तों के कहने पे या दूसरों की देखा देखी कुछ आप चूज़ कर लेते हैं कि वो जो है कॉमर्स में गया है तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा, उसने ये सर्विस ज्वाइन की तो मैं भी ये सर्विस करूंगा, ये बिज़नेस किया है तो वो बिज़नेस हम करेंगे। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट आइडिया। बेसिकली जो करेक्ट डिसीजन आपको लेना है तो वो है आपकी एप्टीट्यूड के बेस पे। नंबर 1 कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर वो सलाहियत, वो एप्टीट्यूड, वो एबिलिटी है कि नहीं, जो भी आप प्रोफेशन में आप चूज़ करके जा रहे हैं वो उसमें सलाहियत है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वाकई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो कल को अगर वही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको 8 से 10 घंटे डेली करने को दी जाए तो क्या आप उसके साथ में टिक पाएंगे? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना है और तय करना है कि किस तरीके से आप उसको कर पाएंगे। फिर ये कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी है जो आपको उस प्रोफेशन से मैच करती है या नहीं। फिर आपके अंदर इंटेलिजेंस, उस चीज़ से रिलेट करने की, उस चीज़ से बात करने की, यानी कि उस प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए वो इतनी इंटेलिजेंस वगैरह है या नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें फाइनेंस मैटर करता है। आपके पेरेंट्स वेदर वो कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या आप कोई स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे आप जो है अपना करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और देखने में ये आया कि 80% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या सलाहियत है और वो किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को पहचानिए, अपनी सिफ़ात को देखिए कि आपके अंदर किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी है, कि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या बिज़नेस में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब आइए डिफेंस की तरफ। तो डिफेंस की तरफ जाने के लिए ये समझ लीजिए कि डिफेंस खुद अपने अंदर एक दुनिया है। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो खुद एक वर्ल्ड विद इन कह लीजिए आप उसको, किस तरीके का है उनका, कि वहाँ पे हर प्रोफेशन की ज़रूरत होती तकरीबन। यानी कि इंजीनियर अगर आप बन रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए स्कोप है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लिए भी स्कोप है। आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत मौके हैं। हर चीज़ के लिए डिफेंस के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। अब ये डिसाइड करना है आपको कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। डिफेंस में आगे बताने से पहले कि उसमें क्या क्या एंट्री पॉइंट्स है और किस तरीके से
लोग डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट्स लोगों के जहन में आते हैं कि डिफेंस में जाने का मतलब ये हुआ या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे मर जाएंगे या कुछ होगा। भाई मौत तो सबको आनी ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डिफेंस में जाएंगे तो वहीं पे गोली खा के ही मरेंगे, बल्कि वो मौत जिसमें आप गोली खा के मरें वो तो शहीद की मौत होती है, और वो तो वाकई एक सेलिब्रिटी के हिसाब से होती है। अगर आदाद शुमार में हम जाएँ और नंबर्स पे अगर हम देखने जाएं तो वी सी कि इन द रोड एक्सीडेंट्स ईयरली इन इंडिया अलोन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, जबकि वो सड़क पे उनकी कोई गिनती नहीं होती। जबकि अगर हमारे कुछ जवान सरहद पे अगर शहीद होते हैं तो पूरा मुल्क उनके गम में शरीक होता है और उनको एज ए हीरो उनको तस्लीम किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग हीरोइक डेथ, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर कुछ लोगों को शक ये होता है कि डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत है और डिसिप्लिन टेक्स अवे फ्रीडम। ऐसा लगता है कि जैसे डिसिप्लिन में अगर जाएंगे तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको फ्रीडम दे दें, जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आप जिस तरीके से चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, लेफ्ट की जगह राइट में चले जाइए, जंक्शन पे जहाँ से चाहें, जैसे चाहें निकाल के ले जाएं, तो क्या होगा? थोड़ी ही देर में चौराहे के ऊपर बेपनाह रश हो जाएगा, लोग चारों तरफ से आ जाएंगे और इट विल बी ए वेरी कैओटिक कंडीशन कि जहाँ पे किसी का भी कोई हल होने वाला नहीं है। और डिसिप्लिन से अगर हम लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हुए, जो रोड के रूल्स हैं अगर उसको हम फॉलो करते हुए, लेफ्ट एंड राइट का और ओवरटेकिंग के रूल्स अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो उसमें सभी को आसानी होती है और सभी लोग अपनी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाते हैं। तो इसमें किसी किस्म की वो बात नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें कैसे क्या कर पाएंगे। नाउ डिफेंस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, सैलरीज़ क्या होती है, तो मैं ज़रा से इसका ये बता दूँ कि डिफेंस में बहुत फैसिलिटीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि साल में 2 महीने की आपको एनुअल लीव मिलती है, जो कि जनरली किसी और प्रोफेशन में इतनी लंबी छुट्टी आपको नहीं मिलती है। फिर 20 डेज़ की जो है आपको कैजुअल लीव मिलती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती हैं। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। फिर ट्रैवलिंग में अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें 50% कंसेशन आपको हर टाइम मिलेगा, या अगर ट्रेन से आप सफ़र कर रहे हैं तो विद फैमिली आपको जो है घर तक के, आपको होम टाउन से लेकर ड्यूटी स्टेशन तक जो है आपका फ्री टिकट रहेगा फैमिली के साथ में आने जाने का। और साल में अगर दोबारा भी आपको आना जाना पड़े तो उसके लिए भी 50% कंसेशन आपको रेलवे से मिलता है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, क्वार्टर की फैसिलिटी है, बेंगलो है, गाड़ी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और सबसे बड़ी बात ये कि यूनिफॉर्म में आप खुद एक प्राउड फील करते हैं, यू आर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन। और ये फीलिंग जो है आपको बहुत अच्छा मॉरल और बहुत कॉन्फिडेंट बना देती है कि यू आर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन और कोई उसमें मतलब ये कि साइड वेज का रास्ता नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एजुकेशन के बहुत चांसेस हैं, यानी कि आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, 2 ईयर्स स्टडी लीव मिलती है उसमें आपकी चॉइस के हिसाब से, पेड लीव जो कि और प्रोफेशंस में आपको नहीं मिलती। फिर आप जहाँ चाहें, जिस तरीके से चाहें, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से या जिस तरीके से भी आप अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। और फिर अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स के बहुत मौके हैं। यानी कि मैं खुद भी एयरफोर्स में रहा हूँ, 15 साल मैंने सर्विस की है और मैं हॉकी प्लेयर था। सिविल में इतना ज़्यादा मतलब कॉलेज टीम के हम कैप्टन वगैरह रहे हैं अपने, लेकिन जब डिफेंस में गए हैं तो वहाँ पे इमीडिएटली मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई रियली गॉट एक्सपोजर। मुझे जूनियर इंडिया तक खेलने का मौका मिला। फिर इंडियन एयरफोर्स की टीम मैंने कई साल तक रिप्रेजेंट किया। अब मतलब ये कि आप अपनी जो टैलेंट को है, अपने शौक़ को है, अपने गेम्स को, स्पोर्ट्स को निखारने का मौका मिलता है। और कोई भी स्पोर्ट्स का आप नाम लीजिए, माउंटेनिंग लीजिए, गोल्फ लीजिए, हॉर्स राइडिंग लीजिए, आप टेनिस लीजिए, कोई भी गेम आप लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम गेम्स जो हैं सर्विसेज में मौजूद हैं। अगर आप में खेल का शौक़ है और आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना फैसिलिटीज़ हैं। फिर न सिर्फ यहाँ इन इंडिया बल्कि आप फॉरेन अब्रॉड भी आपको खेलने का मौका मिलता है। सिलेक्शन जो है इसका काफ़ी इजी भी है और कई लिहाज से बहुत मुश्किल भी है। तो इसके कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे होता यह है कि अक्सर ये भी देखा गया है कि जो हमारे शहर से कुछ लोग जो गए सिलेक्शन वगैरह के लिए और जब लौट के आए तो कहने कि नहीं बहुत मुश्किल है टेस्ट और वहाँ पे हो नहीं सकता है फलाना ढिमाका। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिद ने तो ये कहा था कि आप अपने एक्सपोजर के लिए अभी नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड सो यू स्टार्ट अपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवा दिया सिंस ही न्यू दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एयरफोर्स। तो उसका फॉर्म भरवाया और अल्लाह करना ऐसा हुआ कि वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन आई गॉट थ्रू।
तो जब सब इतना सब कुछ हो गया तो देन माई फादर सेड ओके ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने तो खैर एग्ज़ाम बहुत दिया ही नहीं, पहले एग्ज़ाम में अपना निकल गए। तो ये एक एक्सपोजर की बात थी। लेकिन इसमें एग्ज़ाम के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम ले लीजिए आप। आईएएस में नॉर्मली 9 to 10 लाख लोग जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए। अब उसमें से जो अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, कि उसमें तकरीबन 9 लाख आदमियों ने उसमें अप्लाई किया था आईएएस के एग्ज़ाम में। लेकिन उसमें से नियरली 7 लाख ने जो था अपना हॉल टिकट डाउनलोड किया, और उसमें से तकरीबन 4.5 लाख लोग जो थे अपीयर किए प्रीलिम्स में। उसमें से तकरीबन 17-18 हज़ार लोग जो थे वो प्रीलिम्स पास करके मेन में आए, और मेंस में जब पास हो करके तकरीबन जो कुछ लोग बचे, तो वो तकरीबन मोर देन 1100 समथिंग नंबर जो था फाइनल सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद में। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इट इज़ लेस देन 1%। लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी फिगर्स हो जाती है। इसी तरीके से एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि बेहतरीन तरीक़ा जो मतलब एंट्री पॉइंट है डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, वो है एनडीए। तो एनडीए में भी पिछले साल तकरीबन 5 लाख बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था। लेकिन जिसमें से जब हॉल टिकट डाउनलोड करने की बात आई तो उसमें तकरीबन 3 लाख बच्चों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया, यानी कि 3 लाख बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब उसका हम फाइनली देखने गए तो उसको तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब बच्चे जो थे उसमें से रिटन एग्ज़ाम में पास हुए। और फिर उनको जो था वहाँ पे हमने उसको एसएसबी में गए, एसएसबी में वहाँ से जो पास होकर के आए तो वो बहुत ही कम बच्चे, यानी कि तकरीबन 507 से लड़कों को उसमें सेलेक्ट किया गया। तो कहने मतलब क्या है कि उसमें अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है सिर्फ भेड़चाल के हिसाब से भर देती है फॉर्म, कि इतने नंबर्स चले गए, इतने लोगों को हमें अप्लाई करना है, तो उन्होंने इतने बड़े लेवल पे अप्लाई कर दिया। लेकिन उसमें बहुत से लोग जो सीरियस ना होने की वजह से पूरी तैयारी नहीं करते हैं, इस वजह से उसका एग्ज़ाम की तैयारी ना करने की वजह से एग्ज़ाम तक में नहीं बैठते, यानी कि हॉल टिकट तक वो डाउनलोड नहीं करते हैं। और फिर जो जाते भी हैं तो वो हाफ हार्टेड या हाफ प्रिपेयर्ड जाते हैं। और उसमें से अगर देखा जाए तो मुश्किल से चंद हज़ार लोग जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ में एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं। जो लोग पूरी तैयारी से अपेयर करते हैं उनके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कंपटीशन जो है वो कुछ चंद हज़ार बच्चों में ही होता है, जबकि एप्लीकेशंस जो हैं वो लाखों में होती हैं। सेम इज़ द केस विद द सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन यह है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं और अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं और आपने एक फ़ैसला कर लिया है कि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू।